नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म श्रीधाम इंग्लिश पर। आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। सभी को मालूम होगा, मैंने भी आपको अभी बता दिया था, वेरीफाइड यूज़र्स को मैसेज करके बता दिया था और स्टेटस पर भी डाल दिया था, तो सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पे फेज तो समाप्त हो ही जाएगा, आप देख रहे हो, लेकिन इस टॉपिक को मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो सहायक क्रियाएं हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं टेंस में प्रयोग होने वाली, मतलब सिंपल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इनका प्रयोग आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप बहुत अच्छे से जानते होगे। अगर नहीं जानते हो तो आपको दिक्कत होने वाली है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो पहले आप इन चीज़ों को क्लियर कर लें, तब जाके ये क्लास आपके लिए काम की होने वाली है। ये है वो स्क्रीनशॉट जो आपको स्टेटस पे मिलेगा, आज भी डला है और मैंने आपको सेंड भी किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतनी लंबी चौड़ी टाइम लाइन है, 3 सेक्शंस में पूरा डिवाइडेड है। एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो कि ज़्यादातर आता रहता है। फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम कई बार क्या होता है कि हमें एक्टिव पैसिव तो हम जानते हैं क्या होता है और किस तरीके से बनता है, वाक्य बनाना भी जानते हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आ जाते हैं जिनका हमें पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता है, वो गलत हो जाते हैं। सपोज मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ, एक सिंपल सा है, वैसे बन जाएगा अधिकांश लोगों से, ठीक है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, ये तो फिर भी बहुत लोग से बन जाएगा। बट कुछ और भी होते हैं जैसे जिनमें प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। कोई सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे कि ही इज़ लॉफिंग एट मी, वो मुझ पर हंस रहा है। अब जो लॉफ क्रिया होती है इसका कोई कर्म नहीं होता, ही इज़ लॉफिंग, वो हंस रहा है, एट मी मुझ पर हंस रहा है। बट ये जो एट के साथ मी आया ना, तो ये जो मी है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब इसी को मैं कहूँ पैसिव वॉइस में चेंज करो, दिक्कत होगी ना थोड़ी सी। अब जिन लोग को मालूम है ऑलरेडी उनको तो दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो ये वीडियो कोई अंग्रेजी से एमए किए हुआ व्यक्ति, वेल क्वालिफाइड व्यक्ति, बीए किया हुआ व्यक्ति, इंग्लिश मीडियम का कोई व्यक्ति, ये कोई देख रहा हो तो हो सकता है उससे बन जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बनते भी हैं लोगों से, बट जिस स्तर के बच्चों को मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ उनको तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग वही सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि ये जो इतनी लंबी टाइमलाइन है, मैं पूरी की पूरी टाइमलाइन का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मतलब अभी आप जिस क्लास में ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें आपको इतना पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा यहाँ 1.5 तक, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस तक का हम एक्टिव पैसिव करना सीखेंगे। पैसिव एक्टिव अभी नहीं करेंगे, मतलब पैसिव वॉइस के वाक्यों को वापस एक्टिव में लाना वो अभी हम नहीं करेंगे। प्लस ये जो स्पेशल यूजेस हैं ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे रीज़न है। देखो, मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, वो इम्परेटिव सेंटेंस अगले फेज में है। और यहाँ पे यदि मैं आपको इम्परेटिव का पैसिव बनाना सिखाऊं तो आपसे तो इम्परेटिव भी नहीं आता अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो आप उनका पैसिव वाइज बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। तो पहले हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम इनका पैसिव वाइज कर सकते हैं। फिर पैसिव से एक्टिव करना बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना। और इनमें जैसे कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट होते किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में, अभी प्रीपोजिशन का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। और फिर कुछ वर्ब होती हैं, जैसे नो क्रिया का बताया था, टू से बनता है उसका, ही इज़ वेल नोन टू हिम, ही इज़ वेल नोन टू मी, या फिर आई नो हिम वेल तो ही इज़ नोन टू मी, इस तरीके से उसका बनेगा। तो एक तो ये कारण हो गया कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता, इसलिए मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा एक और कारण है जो कि बहुत अच्छा कारण है और सभी के लिए यूज़फुल भी हो सकता है, वो ये कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपने देखा होगा 10th में, 11th में, 12th में एक ना एक सेंटेंस तो आना ही आना है पैसिव वॉइस करने के लिए आपको, पैसिव से एक्टिव या फिर एक्टिव से पैसिव। दूसरा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ठीक है। 2-3 सेंटेंसेस भी होते हैं कई जगह अलग अलग तरीके के।
तो मैं चाहता हूं कि जब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना इसको सभी लोगों के लिए खोल दिया जाए, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग भी इस वीडियो को, इस क्लास को देख सकें, बाकायदे इसकी समरी पढ़ सकें, इसकी एक्सरसाइज लगा सकें, ठीक है ना। तो क्योंकि इतना स्ट्रक्चर बदलने के लिए मुझे तो पूरा कोडिंग को ही डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जो क्लास की जो कोडिंग होती है सिस्टम की, तो उसको सेट करने में मुझे 2-3 दिन का समय तो लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 दिन लिखे हैं, बट मैं आपको जो क्लास प्रोवाइड करूँगा वो फेज़ 2 के ये सेंटेंसेस के प्रकार पढ़ाने के बाद प्रोवाइड करूँगा। वो इसलिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाओ और आपको कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा आपकी अटेंडेंस वगैरह भी सब हो जाए, इसलिए आज मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद ये क्लास सभी के लिए खोल दी जाएगी, प्लस एक ही क्लास में 3 वीडियो रहेंगी, और नीचे जैसे प्लेलिस्ट होती ना यूट्यूब की, तो नीचे आप जिस बटन पे क्लिक करोगे उसी का वीडियो ऊपर चलने लगेगा। तो 3 पार्ट में ये बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूंगा उस टाइम पे भी। पार्ट 1 में पैसिव एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, और पार्ट 2 में पैसिव एक्टिव, और पार्ट 3 में सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना सब कुछ इसमें करना पड़ेगा, तब जाके वो स्पेशल क्लास आपकी तैयार हो पाएगी, जिसमें एक ही क्लास में 3 वीडियोस चलेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको समय आने पे मिल जाएगी। अब बहुत हो गया है आपको इस तरीके से बातचीत करना और समझाना, तो क्यों ना आप शुरुआत कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 से हम देखते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। और एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव में बदलना है। अब इसमें एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। आराम से ही पढ़ेंगे, भले ही मैं अभी एक स्टेप को ले रहा हूँ, एक पार्ट को ले रहा हूँ वीडियो के, बट पढ़ाऊंगा बिल्कुल आराम से। आप यदि अभी फुर्सत नहीं हो, जल्दी में हो, तो बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है, बट समझाऊंगा बहुत आराम से। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव के रूल्स होते हैं। एक्टिव से पैसिव में हमें जंप करना है तो कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो ये कि जो आपको दिया गया सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में रहेगा, तभी तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे ना। एक्टिव वॉइस में जब वो रहेगा तो आपको अच्छे से फिर समझ में आ रहा होगा कि जितनी उसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो भी यूज हुई है वो एक्टिव वॉइस के हिसाब से रहेगी। मतलब आपको कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया तो उसमें एम इज आर हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, आईएनजी फॉर्म वर्ब का रहेगा, मेन वर्ब का, तो ये आपको सेंटेंस में मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उसी को पैसिव में चेंज करना है। तो ऐसा करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि आप जो एक्टिव वॉइस से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट बातें और पैसिव वॉइस से संबंधित 6 इंपॉर्टेंट बातें, उनको आप एक बार रिवाइज करके आ जाएं, तब जाके इसको देखें। तो उन्हीं बातों पे आधारित है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर भी यहाँ पे रूल्स के तौर पे मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। देखो, पहली बात, अ सेंटेंस, एक सेंटेंस हैविंग नो ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। अब ये कोई बताने की जरूरत है क्या, हिंदी निकला इसका कि एक वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसको पैसिव वॉइस में कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। तो आप याद करो पैसिव वॉइस की पहली बात, पैसिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट भले ही ना हो। तो भैया यदि ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसमें तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि ही इज लॉफिंग, वो हंस रहा है। अब हंस रहा है तो ऑब्जेक्ट थोड़ी है इसमें आगे कि हंसने का काम किस पर हो रहा है। वैसे भी ये क्रिया ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं लगेगा, इसको कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म न लगे। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, मतलब आप भूल ही जाना कि उसका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात इसी में मैं ऐड करके बता देता हूं, यदि कोई ऐसी क्रिया है जिसमें कोई कहना चाहिए ऑब्जेक्ट जो है वो छुपा है किसी तरीके से, तो फिर हम उसको समथिंग वगैरह करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इफ द सेंटेंस हैज बोथ, यदि सेंटेंस में दोनों चीजें हैं, कौन कौन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तब क्या होगा, वी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, हम इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं।
इंटरचेंज का मतलब यहाँ की चीज़ को उठा के यहाँ कर दी और यहाँ की चीज़ को उठा के यहाँ कर दी, इसको कह दिया इंटरचेंज करना। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा सामने और सब्जेक्ट बाय के साथ चला जाएगा पीछे, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस आप देख सकते हो, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सचिन सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। हमने बोला इंटरचेंज करना है, तो क्रिकेट को ले आओ सचिन के यहाँ, तो ये आ गया क्रिकेट। अब इसके बाद जो सचिन है उसको क्रिकेट की जगह पे ले जाओ, नियम कह रहा है बाय के साथ, तो बाय सचिन ये लिख दिया हमने। तो सेंटेंस बना क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय सचिन। आप कहोगे बीच में क्या कर दिया, तो बीच से क्या करना भाई, हमने अभी सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का बताया, तो इस पे ध्यान दो बस, सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। तीसरा नियम, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, मतलब कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब आई वी यू दे ही सी इट, और आपने पढ़े मी अस यू देम हिम हर इट, ये यदि प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में लगा है, तो आपको पता है एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन लगता है तो कौन सा लगता है, पर्सनल। जैसे ये लगा है दे, तो वो गोज इनटू इंडिकेटिव्स, वो इंडिकेटिव में चला जाता है। एंड द प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन होता है एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे, वो कम्स इनटू पर्सनल, वो पर्सनल में आ जाता है। जैसे कि देखो ये सब्जेक्ट है दे, तो अभी पर्सनल प्रोनाउन है, हिम ऑब्जेक्ट है, इंडिकेटिव है, हिम को आगे लाओ, हिम को आगे लाए तो वो ही बन जाएगा, मतलब हिम पर्सनल में चेंज हो जाएगा। और दे को पीछे ले जाओ तो वो देम बन जाएगा, और बाय तो रहेगा, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। इतना समझ में आया, एक बार रिपीट कर लो। ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों हैं, तो दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बनता नहीं है वहां पे, सिर्फ आगे पीछे होता है। ठीक है, तीसरा नियम ये है कि सामने जो जो कुछ भी लगा है वो सब्जेक्ट है, उसको चूंकि पीछे ले जाना है इसलिए वो इंडिकेटिव में आ जाएगा, और पीछे जो जो कुछ लगा है चूंकि वो इंडिकेटिव में है और उसको सामने लाना है इसलिए वो पर्सनल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी 3 नियम हुए, खत्म नहीं हुए, 2 और बचे। चौथा नियम है कीपिंग इन माइंड द टेंस, टेंस को दिमाग में रखते हुए द हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के लिए नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे जो आई है, आई के कारण डू नॉट लिखा है, आई डू नॉट रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, आई के कारण डू लगा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बुक को आगे लाना है, आई को पीछे ले जाना है, कर दो। तो आई पीछे गया तो बाय मी हो गया, बुक आगे आ गया दिस बुक, तो दिस बुक इज नॉट। अब देखो आई के हिसाब से तो एम लगना था, बट हमें लगाना है वर्ब फॉर द ऑब्जेक्ट, तो बुक के लिए इज लगेगा। द बुक इज, अब नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया वहीं पे, द बुक इज नॉट रेड बाय मी, पुस्तक मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, पुस्तक मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद 5वां और आखिरी नियम है द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन इट्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। तो ये तो बात जग जाहिर है, सबको पता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगती है। यहाँ पे देखो जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग मिला, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा रहा है। सारे नियम लगे हैं, देखो वी को पीछे ले गए तो बाय अस हो गया, क्रिकेट को आगे ले आए और वी के कारण आर लगा था, क्रिकेट के कारण एज लग गया, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए उसी टेंस में बीइंग लगता है, आपको अच्छे से पता है। तो ये सारे चेंजेस इसमें हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये तो बेसिक सेंटेंस है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, तो देखो यहाँ पे स्पीक लिखा है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म स्पोकन में आ गई, मॉडल का यूज है कैन का, और मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में कैन बी हो जाएगा, और सामने आई था तो पीछे बाय मी हो गया, इंग्लिश पीछे था उसको आगे ले आए। ठीक है ना, 5 नियम समझ में आ गए। अब इन्हीं नियम को ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको से बन जाएंगे सभी सेंटेंस। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता जाता हूँ। तो रूल्स जो थे ना हमारे, तो रूल्स हमारे समाप्त हुए। अब चलते टेंसेज पे। मैंने बोला टेंस को ध्यान में रखना है, ठीक, क्रम से समझते। 4 सेंटेंस है, चारों में समझना है आपको पूरे के पूरे टेंस। पहली बात तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं ना, पीछे वाले सबसे लास्ट वाले, उनका बनता नहीं है।
फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है उसका भी नहीं बनता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। पहला सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ। तो जो राइट लिखा है आपको पता है इनडेफिनिट टेंस है, तो भाई इनडेफिनिट का आपको अच्छे से मालूम है डू डज होती हैं एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव वॉइस में आपको पता है एम इज आर होती हैं, याद है वो तो। अब हमें क्या करना है, एम इज आर लगाना है, ठीक। लेकिन पहले क्या करेंगे, अ लेटर को आगे ले आओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसको सामने कर दो। और दूसरा क्या करना है, अब अ लेटर आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है एम इज आर, अ लेटर के साथ क्या लगेगी, इज लगेगी। अब मेन वर्ब क्या लगेगी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, आई को पीछे ले गए, बाय मी हो गया, वेरी सिंपल, बन गया। दूसरा, मीरा वाज वॉशिंग द क्लोथ्स, मीरा कपड़े धो रही थी, वॉश धोना, वाज के साथ क्रिया में आई एन जी, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट का, तो जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब थी उसी में बीइंग और जोड़ना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, द क्लोथ्स आगे आ गया। अब मीरा तो अकेली थी तो वाज लगा था, अब कपड़े तो बहुत सारे हैं ना तो वर लगेगा, और उसी वर के साथ लगेगा बीइंग, और उसी वर बीइंग के साथ लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धोए जा रहे थे बाय मीरा। अब मीरा का इंडिकेटिव थोड़ी अलग से कुछ होता है, वो तो बाय के साथ ज्यों का तो मीरा रहेगा, शी होता तो जरूर हर हो जाता, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, दे हैव डन द वर्क, उन्होंने काम कर दिया है, दे हैव डन, परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में, परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज करना है, बट पैसिव वॉइस में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में ले आओ, हैव हैज एक्टिव वॉइस में है, और उसी टेंस की पैसिव वॉइस में होंगी हैव बीन हैज बीन, ठीक है। तो हैव बीन हैज बीन में से कुछ लगेगा। द वर्क को आगे ले आओ, द वर्क, अब ऊपर तो लगा है हैव, यहाँ पे हैज बीन लगाना पड़ेगा क्योंकि दे के कारण हैव लगाए, और अब हेल्पिंग वर्ब लगनी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वर्क के हिसाब से हैज आएगा। द वर्क हैज बीन डन, अब डन का कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि वहां भी थर्ड फॉर्म में लगती थी एक्टिव में, परफेक्ट में, तो पैसिव में भी थर्ड फॉर्म में, तो द वर्क हैज बीन डन, दे था बाय देम हो गया। समझ में आया। चौथा, द स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द क्लास, विल डेकोरेट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्लास को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। अब हिंदी का बोलेंगे, क्लास को स्टूडेंट्स के द्वारा सजाया जाएगा। अब आपको पता है विल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रही, फ्यूचर का इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर के इंडेफिनिट में पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, शैल बी विल बी, ठीक है ना। तो उन्हीं शैल बी विल बी में से कुछ लगाना है, तो द स्टूडेंट्स के साथ भी विल आता, क्लास के साथ भी विल आएगा, तो अब यहाँ विल भी लगा देंगे, बस मेन वर्ब जो डेकोरेट लिखी है उसको डेकोरेटेड कर देंगे, और स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है तो बाय द स्टूडेंट्स पीछे जाके हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब ये तो हो गए टेंसेस। मॉडल्स का कैसे करते हैं, मॉडल्स के भी सेंटेंसेस ही लिखें। दो प्रकार के मॉडल होते हैं, एक तो वो सिंपल जिनमें हैव वगैरह नहीं मिलता, तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, उनके साथ बी लगा देते हैं, और जिनमें अंत में हैव मिलता है उनके साथ बीन लगा देते हैं। तो सेंटेंस बस देख लो, समझ में तो आ ही जाएगा। आई कैन राइट अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख सकता हूँ, अ स्टोरी को पहले कर दो, कैन के साथ बी लगा दो, अ स्टोरी कैन बी राइट को रिटर्न कर दो, आई को बाय मी कर दो, अ स्टोरी कैन बी रिटर्न बाय मी, ठीक है। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है एक स्लाइड कहीं से गायब है, आगे होगी, अभी देख लेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आप पहला तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद ये असल में मैं जिस स्लाइड की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर मालूम है अच्छे से। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस है उसका ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, बस इतनी बात करनी थी मुझे स्ट्रक्चर को लेकर।
अब सेकंड एग्जांपल देखो, शुड से बना है तो शुड भी कर देना, बाकी सब ज्यों की त्यों प्रक्रिया है। मीरा शुड वॉश द क्लोथ्स, मीरा को कपड़े धोने चाहिए। अब क्या है, पैसिव वॉइस बनेगा, कपड़े मीरा के द्वारा धोए जाने चाहिए, मतलब द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड बाय मीरा। ये तो हो गए सिंपल मॉडल्स के, मतलब जिनमें बी जोड़ना था, यानी ग्रुप फर्स्ट वाली मॉडल के। अब बात करते हैं ग्रुप सेकंड, मतलब जिनके अंत में हैव मिलता था। तो बीन से बनाएंगे, दे कुड हैव डन द वर्क, वे इस काम को कर सकते थे बट नहीं किया। द वर्क कुड हैव बीन डन, कुड हैव बीन डन। देखो आपको पता है थर्ड फॉर्म में तो मेन वर्ब आती थी ग्रुप सेकंड में, तो वो थर्ड ही फॉर्म में रहेगी, बस दे पीछे गया तो बाय देम हो गया, द वर्क को आगे ले आए। लास्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हैव टू डेकोरेट द क्लास, बच्चों को क्लास सजानी है। हैव टू याद करो, ये भी मॉडल्स का है, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। द स्टूडेंट्स हैव टू डेकोरेट द क्लास, बच्चों को क्लास सजानी है, हैव टू लगा यहाँ पे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स के कारण बहुवचन है। अब हम क्या करेंगे, क्लास को आगे लाएंगे, तो ले आओ, द क्लास हैज टू बी, इसके साथ बी ही लगता है, ठीक है ना। अपेंडिक्स में मैंने जो आपको हैव टू, हैज टू वगैरह पढ़ाया था, मैंने बताया भी था आपको कि उनके साथ भी बी से ही बनेगा, क्योंकि मेन वर्ब उसमें फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती थी। तो द क्लास हैज टू बी डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म, यहाँ डेकोरेट है, यहाँ पे आपको डेकोरेटेड करना है, बाय द स्टूडेंट्स, जो सामने था वो पीछे पहुंच गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे, बात करेंगे अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है, ये लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि किसको अंडरस्टूड कहते हैं। अंडरस्टूड मतलब जो बात पहले से ही समझी हुई हो, जिसको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ना हो, बुद्धि लगाने की जरूरत ना हो, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो सर्वविदित हो, जो सबको मालूम है कि भाई क्या। देखो उदाहरण से आपको समझाता हूँ, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, लोग अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते। अब यदि सामान्य स्ट्रक्चर से हम वाक्य को बनाएं तो कैसे बनाएंगे, क्रिकेट को आगे, एक मिनट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है, ठीक है, ये तो बाद की चीजें हैं, जहां के तहां रहेगा वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट में केवल ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना है, ये पीछे के पूरे इसको उठा के नहीं लाना है, यहाँ पे केवल क्रिकेट आगे आएगा। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट नहीं खेला जाता है इन अमेरिका, अमेरिका में। अब ये बताओ, ये पीपल पीछे जाके बाय पीपल होगा क्या? आप कहोगे हाँ, क्यों नहीं होगा भाई? नहीं होगा, क्योंकि लोग ही क्रिकेट खेलते हैं, सबको पता है। सबको पता है मतलब जो सब्जेक्ट है ना वो अंडरस्टूड है, यानी सबको पता है कि जो क्रिकेट है वो लोगों के द्वारा ही खेला जाता है। कभी हाथी घोड़े क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और सर्कस में हाथी खेलता है वो अलग बात है, बट यूजुअली कौन खेलता है? पीपल। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका बाय पीपल। इसका मतलब ये हो गया, अब बना के देख लो सेंटेंस को, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका बाय पीपल, मतलब अमेरिका में लोगों के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। इसका मतलब हुआ कि कोई और खेलता है, मतलब जानवरों के द्वारा खेला जाता है, भाई पीपल के द्वारा नहीं खेला जाता। तो इसको कहते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, समझ में आया? ठीक है। दूसरा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ टुडे। थीफ चोर, ठीक है, टुडे माने आज, यहाँ पे 2 फुल स्टॉप लग गए गलती से। पुलिस ने क्या किया? आज चोर को गिरफ्तार कर लिया है। देखो हैज के साथ थर्ड फॉर्म, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुकी हो, चुके हैं, चुकी हैं इत्यादि। ये आपको परफेक्ट टेंस की पहचान है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट के, ठीक है। तो चोर को गिरफ्तार किया, किसने किया? पुलिस ने किया। पुलिस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब आप ये बताओ, चोर को गिरफ्तार करने की हमारी और आपकी ताकत है क्या? मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं, बट उसको कानूनी तौर पे अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। वो काम तो पुलिस को ही करना पड़ेगा। हम उसका थोड़ा बहुत हेल्प करके उसको पकड़ के पुलिस को दे सकते, बट गिरफ्तार तो पुलिस ही करेगी ना। और सबको पता है ये अरेस्ट का काम पुलिस को ही शोभा देता है। तो पुलिस तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड मतलब जो सबको पता हो, ठीक है। तो अब इस पुलिस को अपन
पीछे ले जाके बाय के साथ नहीं लिखेंगे। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड टुडे, आज चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताने की जरूरत है क्या किसने किया? हाँ, जब बताने की जरूरत नहीं है तो मतलब सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। समझ में आ रहा है ना ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड क्या होता है? हाँ। तीसरा, पीपल कंसीडर दैट, लोगों को लगता है कि या लोग ये समझते हैं कि ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। अब ये बताओ, फिर से वही बात, पीपल, अब हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली तो समझेगा नहीं कि भाई ही इज ऑनेस्ट, लोग ही समझेंगे ना। तो इसको छोड़ देंगे, बाय के साथ पीछे ले जाना, सिर्फ इतने का पैसे वाइज करेंगे। ही इज कंसीडर्ड, उसे समझा जाता है, टू बी, होना, बी माने होना, टू बी ऑनेस्ट, मतलब उसको ईमानदार होना समझा जाता है, उसका ईमानदार होना समझा जाता है। किसके द्वारा? तो बाय पीपल, वो सबको पता है भाई उसको ईमानदार समझा जाता है, ऐसा इसका रियल अर्थ निकलेगा। अब चौथा और आखिरी सेंटेंस, नोबडी विल इनवाइट देम, नेगेटिव से। नोबडी विल इनवाइट देम का मतलब आपको समझ में आ रहा है? विल, गा गी गे, कोई भी व्यक्ति उनको इनवाइट नहीं करेगा, कोई उनको इनवाइट नहीं करेगा। इसका मतलब उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि दे विल नॉट इनवाइटेड बाय नोबडी या दे विल बी इनवाइटेड बाय नोबडी, ऐसा नहीं बोलेंगे। जब इनवाइट ही नहीं करना तो सीधा बोलो ना उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। अब किसके द्वारा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब कोई करेगा ही नहीं काम, तो दे विल नॉट बी इनवाइटेड। आई होप ये भी चला गया होगा आपके दिमाग में। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इस स्लाइड की मैं बात कर रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे भूल गया था मैं कि मैंने इसको कहाँ लगाया। ये है प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए। तो अभी चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य पढ़े नहीं है हमने, तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज तो आपको भी होगा। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इस कैन को आगे कर दो, क्या बनेगा? कैन आई स्पीक इंग्लिश। ये प्रश्न हो गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? तो देखो ये तो एक प्रकार से प्रश्न बन गया, बट प्रश्न एक ही प्रकार से नहीं बनता, दो प्रकार से बनता है। एक तो वो प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, जैसे कि कल तुम वहां जाओगे, तो बोलेंगे हाँ या तो नहीं। बट एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। जैसे कि हमने किसी से पूछा कि भाई कल कहाँ जाओगे, वो बोल रहा है हाँ। हमने बोला कहाँ जाओगे, वो बोल रहा है हाँ। इसका उत्तर देना पड़ेगा भाई कि कल कहाँ जाओगे, नहीं, कल कहाँ जाओगे, हाँ, ऐसा नहीं होगा। बताना पड़ेगा कि कल हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यस या नो में आंसर देने वाले क्वेश्चन एक प्रकार के वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिनका पूरा उत्तर दिया जाता है, जिनको कोई WH वर्ड लगाना पड़ता है, जिसको हम क्यू वर्ड कहते हैं, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर इत्यादि, उनको हम कहते हैं क्यू वर्ड वाले इंटरोगेटिव। इसी को मैंने नाम दिया फुल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करने से बन गया यस या नो वाला। पूरा फुल इंटरोगेटिव कैसे बनता है? ये जो स्ट्रक्चर है ना यस या नो वाला, ये देखो इसी स्ट्रक्चर को, यस या नो वाले को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ यस या नो, और उसी के सामने हमें बस व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह जोड़ देना और कुछ नहीं करना। जैसे एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, उसको अब डिटेल से वहीं पढ़ेंगे इंटरोगेटिव में। जैसे अभी था आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका बना कैन आई स्पीक इंग्लिश। अब इसी कैन के सामने हमें जोड़ना है व्हाट कैन आई स्पीक, और इंग्लिश को हटा देंगे क्योंकि इंग्लिश जो है ना व्हाट का उत्तर है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कीवर्ड लगाएंगे उसका उत्तर वाक्य में मौजूद नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी जानकारी थी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। अब इनको पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है? पैसों में चेंज करने के लिए बिल्कुल कोई अलग से नियम नहीं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी नियम अलग से नहीं है। जो अभी नियम पढ़े ना वही नियम लागू होंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब समझना जरा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ले लो। ये पीछे ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इसको कहाँ लाना है? सब्जेक्ट की जगह, मतलब यहाँ पे लाना है, यहाँ आगे नहीं लाना है बिल्कुल, उसको लाना है सब्जेक्ट की जगह। तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आगे है,
यहाँ भी आगे है। ये ऑब्जेक्ट हमने उठा के यहाँ रख दिया जहाँ सब्जेक्ट था। फिर क्या बोला था दूसरे नंबर पे कि सब्जेक्ट को बाय के साथ ऑब्जेक्ट की जगह भेज दिया जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम भेजेंगे यहाँ बाय के साथ। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ना बाय के साथ, बाय सब्जेक्ट। मेन वर्ब जहाँ थी वहीं है, हेल्पिंग वर्ब जहाँ थी वहीं है। ठीक है, समझ में आया? कोई चेंजेस नहीं करने। अब मेन वर्ब का यहाँ फॉर्म लगता था एक्टिव वॉइस में, मतलब कोई भी फॉर्म हो सकता था, वेरिएंट हो सकते थे उसके, बट यहाँ पे केवल थर्ड फॉर्म में लगेगी, ये बात सबको पता है। कीवर्ड में क्या करना है? कीवर्ड में जैसे यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ आप देख रहे हो, उसके सामने ये कीवर्ड जुड़ा है, तो वैसे यहाँ करना है आपको। ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, इसको आप यहाँ पे रखना और उसके सामने जोड़ देना कोई कीवर्ड। अब आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे कैन यू स्पीक इंग्लिश पहला सेंटेंस है। इसमें आप ये समझो कि जब ये प्रश्न नहीं रहा होगा तो कैसा रहा होगा। ये रहा होगा कैन को यू के बाद, ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन को आगे किया। अब इस तरीके से ये प्रश्न बन गया। अब हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यू को इंग्लिश की जगह पहुंचा दो बाय के साथ। तो स्पीक के बाद पहुंच गया ये बाय यू, स्पीक बन गया स्पोकन, और जो इंग्लिश है वो यू की जगह, मतलब कैन के बाद आ गया। समझ में आया? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन इंग्लिश स्पोकन बाय, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। आप तो बस एक चीज़ दिमाग में रखो कि प्रश्न बनाने के लिए हाँ या नहीं वालों में हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है, एक्टिव वॉइस में भी रहती है, पैसिव में भी रहती है, ठीक है। बट हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा, अब ये कैन बी हेल्पिंग वर्ब है तो बी तो पीछे ही रहेगा, आगे कैन को करना है, ठीक है। यहाँ भी देख लो आप, आर आगे है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो यस या नो वाले हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगी ही, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। बाकी नियम ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, वो सब अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ठीक। अब ये तो हो गए यस या नो वाले। अब दूसरे बनाते हैं कीवर्ड वाले। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, है भाई व्हाट। व्हाट माने क्या, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं वो यही व्हाट ही तो है, बस वो आगे लगा है, इतना है। तो उसी ऑब्जेक्ट को जहाँ के तहाँ रहने देंगे हम व्हाट के ही तौर पे। और व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। बीइंग डन क्यों आया? हमने कंटिन्यूअस टेंस लिया था आर के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इसलिए बीइंग आया। दूसरा है हाउ शुड आई डू इट। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, आई डू इट, इसको देखो आई शुड डू इट ऐसा बनेगा। आई शुड डू इट में से शुड को आगे किया तो शुड आई डू इट, क्या मुझे ये करना चाहिए। हाउ शुड आई डू इट, ये मुझे कैसे करना चाहिए। अब देखो हाउ जैसे आगे था वैसे अभी भी आगे, शुड हाउ के बाद था अभी भी है, और उसके बाद इट था वो आई की जगह आ गया। देखो आई शुड के बाद था, अब शुड के बाद इट आ गया। इसके बाद आपने देखा ये मॉडल है तो मॉडल के साथ बी लगता है, आपको पता है। तो हाउ शुड इट बी डन, ये कैसे किया जाना चाहिए, बाय मी। ये आई को पीछे भेज दिया तो बाय मी हो गया। समझ में आया? आई होप आ गया होगा। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा रुक के देख लेना इसको वीडियो को, और कुछ नए सेंटेंसेस भी देख लेना बनाना। और यदि फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, तो फेज़ 2 के जो हम उतने सेंटेंसेस कवर करेंगे ना, उसके बाद में आपको ये वीडियो लिंक यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, क्लास बिल्कुल एकदम अप टू डेट करके दे दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बहुत कुछ और प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा आपकी। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस थे और बस मैं इतना ही पढ़ाने वाला था आज। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक और चीज़ बची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु और हुम का प्रयोग। आप ये बताओ हु क्या करता है? हु सब्जेक्ट का काम करता है और हुम ऑब्जेक्ट है उसी का। जैसे आई का मी होता है ना, वैसे हु का हुम होता है। तो थोड़ा सा नियम ये है कि एक्टिव वॉइस में ये हु तो सब्जेक्ट रहता है, अब इसी को पीछे ले जाएंगे तो बाय हुम बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे आई का बाय मी बनता था तो हु का बाय हुम बनेगा, बाय हुम पीछे ले जाएंगे, ठीक है ना। बट पीछे नहीं ले जाएंगे ना, पीछे इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये हुम शब्द जो है ना वो क्यू वर्ड है, और क्यू वर्ड कभी पीछे नहीं जाता, वो आगे ही रहता है। तो हम उसको बाय हुम तो करेंगे बट पीछे नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना।
हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग, यह सॉन्ग कौन गा रहा है। तो बाय हुम पहले आया, बाय हुम मतलब किसके द्वारा, इज दिस सॉन्ग यह गीत, बीइंग संग गाया जा रहा है। हु टोल्ड यू दिस, तुम्हें ये किसने बताया। तो बाय हुम किसके द्वारा, वर यू टोल्ड आपको बताया गया, दिस माने यह। समझ में आया। ऊपर हु का और हुम का आप पढ़ लेना, मैंने साइड में लिख दिया है कि जो हु है वो ऑब्जेक्ट रहता है पैसिव वॉइस में, तो जिसको तो अभी हमने बनाया नहीं है वैसे सेंटेंस, बट जो हुम है वो सब्जेक्ट रहता है पैसिव वॉइस में। जैसे कि ये बाय हुम आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट है एक्चुअली, किसके द्वारा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट आगे है, रीजन, रीजन ये हुम को पीछे नहीं लिख सकते ना, इसलिए वो आगे है। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा रुक के आप इसको देख सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो। अब लेकिन इतना ही था, अब समाप्त करते हैं। और जो स्टेप 2 है पैसिव से एक्टिव का ट्रांसफॉर्मेशन, वो अगले आपको जब क्लास अपडेट हो जाएगी तीसरे का भी वहीं पे पढ़ेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा 3 हेडिंग में से वो है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस तक। फेज 3 कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट मानो आप इसको। अब 2 दिन का ब्रेक है। 2 दिन का ब्रेक इसलिए कि मैं इस क्लास को भी अपडेट करूंगा जो अभी आप पढ़ रहे हो। मैं ये जो ब्रेक लेता हूँ ना, कायदे से वो मेरे लिए तो ब्रेक नहीं होता, वो आप लोग के लिए ब्रेक होता है, मेरे लिए बिल्कुल ब्रेक नहीं होता। मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी ये जो प्लेटफॉर्म पे ही अगला सीज़न जब चलेगा ना, जिसके नए रजिस्ट्रेशन होंगे सीज़न 2 के लिए, उस सीज़न के लिए भी जो अभी कोडिंग में कभी कभार थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी कुछ नए नए आइडियाज़ आ जाते हैं, आप लोग ही बता देते हो, तो उन सभी को इंक्लूड करके। और मैंने आपको बताया है एक दिन कि बहुत सारे एनिमेशंस और बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स, जैसे अभी आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, कोई आवाज़ नहीं आती, उस टाइम पे अब जो सीज़न 2 जब शुरू होगा ना, तो उसमें आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको आवाज़ आएगी। दूसरा, उसमें एक और चीज़ ऐड होगी कि अभी आपको 1 नंबर 2 नंबर जितने भी मिलते हैं, आपकी सीरीज सबमिट हो जाती है जो आप एक्सरसाइज लगाते हो। बट सीज़न 2 में क्या होने वाला है कि जब तक आपको 50% नंबर नहीं मिलेंगे तब तक वो बोलेगा कि भाई आप एक्सरसाइज दोबारा अटेम्प्ट करो, जब तक आपको आधे नहीं मिलेंगे। और जैसे ही आपके टारगेट पूरा हुआ तो एक्सरसाइज आपकी सबमिट हो जाएगी। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सुधार कर रहा हूँ। तो अगला जो सीज़न है, और हाँ, जब आपका 50% आपको नहीं मिलेंगे सीरीज़ को हल करने में, एक्सरसाइज को, तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आएगी फेल होने टाइप की, ठीक है ना, जैसे कोई एरर आ गई हो। और यदि पूरा हो जाएगा तो एक कंप्लीट होने वाली या सक्सेस वाली उसमें आवाज़ आएगी। तो बहुत वैसा होने वाला है, मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। और बहुत कुछ सुधार होने वाले। 6वीं से 8वीं वालों के लिए मैं भी एक हमेशा के लिए फ्री चलने वाला एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ताकि वो बच्चे उसको हमेशा देखते रहें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में उसमें फीस ऐड होगी जैसे अभी इसमें होने वाली है, नहीं, इसमें तो होगी, क्योंकि ये मास्टर कोर्स रहेगा, बहुत सारे इसमें सुधार होंगे। बट 6वीं से 8वीं वाले बच्चों के लिए एक अलग से समथिंग 30 दिन का रहेगा कोर्स, और छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, 5-5 नंबर की एक्सरसाइजेज रहेंगी। तो 6वीं से 8वीं वाले बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म पे हमेशा उपलब्ध रहेगा, वो जब भी चाहें बिना रजिस्ट्रेशन के, और जब जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना चाहे वैसे करके देख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं रहेगा उनका, ठीक है।